अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। सर क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम सर, आपको भी और आपके सारे सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। और हम तो सौराब से शुरू करते हैं रोज, लेकिन आज शहजाद अकबर साहब पे जो हुआ है, वो भी आपने देखा है उस क्या जी हुआ। जी और जी 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 जी, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है सर ये। क्विकली और आपका बता दूं, मैं अपडेट कर दूं, उसके बाद हम शहजाद अकबर तरफ साहब की तरफ चलते हैं। आपको याद होगा कि जस्टिस फारूक हैदर साहब के साथ उनकी वो बेल की पेशी थी, जो कि उन्होंने किसी वजह से बगैर कोई वजह भी नहीं बताई और आप उन्होंने माजरत कर ली कि मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक। लेकिन इस हवाले से एक अच्छी खबर यह है कि शेख सरवर आगा शेख सरवर साहब जो हैं उनको भी पकड़ लिया गया था, तकरीबन उन्हीं दिनों जिन दिनों सोराब को पकड़ा था। छोड़ दिया शायद। उनको छोड़ दिया गया। तो दैट्स ठीक। दैट्स एटलीस्ट कुछ अच्छी खबर है आज की ये वाली। एनीवेज, हम चलते हैं शहजाद अकबर साहब की तरफ। तो आज उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है, उसकी थोड़ी सी मैं डिटेल रख देता हूँ आपके सामने, जो कि उन्हीं की ज़ुबानी है। वो कहते हैं, एक सफ़ेद फार्म शख्स घर पर आकर तकरीबन 10 मिनट तक मुझे पीटता रहा। चेहरे पर दर्जनों मुक्के बरसाने के सबब चेहरा जख्मी है। 8:10 पर घंटी बजने पर दरवाज़ा खोला तो इसने मारना शुरू कर दिया। घर वालों के शोर मचाने से हमला आवर भाग गया, लेकिन फिर आकर मारना शुरू कर दिया और वीडियो भी बनाई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। वीडियो भी हम्म, बनाई, सफ़ेद फार्म शख्स था। यानी कि वीडियो उसने किसी को भेजनी होगी ऑब्वियसली, कि ये देखिए जी जाहिर है मैंने आपका किसी को काम कर दिया है। वरना प्रूफ इनकी किसी के देना साथ होगा क्या कि दुश्मनी है? बिल्कुल। आज जिन्होंने हायर किया होगा उनको भेजना होगा ना प्रूफ के भाई हमें चाहिए। कि आगे कहते हैं, मेरे बेहोश होने पर वो चला गया। पुलिस बेहोशी की हालत में ही मुझे अस्पताल ले गई। अब अस्पताल से आकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूँ। पुलिस मेरे घर से सीसीटीवी की फुटेज ले गई है और तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। सर, आपका कमेंट लेने से पहले मैं बताता चलूं कि शहजाद अकबर साहब ने कल जो है वो यूके में एक प्रोटेस्ट था, उसमें उन्होंने एक बड़ी बिल्कुल। धुआंधार तकरीर की थी। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ट्वीट्स वगैरह भी की थी। बल्कि ये देखें, आसिम मुनीर की तस्वीर लगा के उन्होंने ये जो पीआईए की जो उन्होंने डील की है, लूटा है जिसको, उसके हवाले से उन्होंने कहा था कि ब्रेन गेन नहीं प्लेन गेन, उन्होंने आगे उसको ये तस्वीर बना के लगाई हुई थी। और और फिर उसके बाद कुछ वीडियोस भी हैं। आसिफ मुनीर ने पिछले 3.5 साल पाकिस्तान का निजाम डर और खौफ से चलाने की कोशिश की। हमारे घरों के ऊपर हमला किया, हमारे प्यारों को उठाया, हमें उठाया, हमारे लीडरों को उठाया, हमारी खवातीन को उठाया, हर तरह का जुल्म किया कि हमारे अंदर डर और खौफ बैठ जाए। अगर वो कामयाब होता तो आज हम लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद ना होते। अगर वो कामयाब होता और उसका डर और खौफ फैल जाता तो पाकिस्तान में हडियाला के बाहर इमरान खान की 3 बहनें, शौकत खानम की बेटियां ना बैठी होती। इसका मतलब है वो नाकाम हो गया। अब मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि डर और खौफ किस में फैला है? डर और खौफ उस शख्स में फैला है जो आज भी वर्दी के नीचे वेस्ट पहन के आता है, बुलेट प्रूफ वाली, जिसने अपने लिए ता उम्र अस्तना लिखवा लिया है। डर और खौफ तो तुम्हारे अंदर है। तुमको पाकिस्तान के मौलवियों ने भी फतवा दे दिया कि ये गैर शरी है। आप देख लो कि तोपे, गोलियां, खाने सब कुछ होने के बावजूद डर और खौफ इतना है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज उन ऐवानों तक ना पहुंच जाए जहां ये आप ही के टैक्स के पैसों के लाखों डॉलर खर्च करके अपने लिए लॉबिंग कराता है। लेकिन डरता किस चीज से है? ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज से। आपकी आवाज कहां पहुंचती है? आपकी आवाज आईएमएफ तक पहुंचती है, आपकी आवाज कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट पहुंचती है, ईयू तक पहुंचती है। इसको अपने जीएसपी स्टेटस की भी फिगर पड़ी हुई है। ये यूरोप आता है और कहता है मुझे पॉलिटिकल मीटिंग्स चाहिए। पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं कि जब वहां के इलेक्टेड लोगों के साथ वर्दी पहन के बैठे, वो इनकार कर देते हैं। वो पता है क्यों इनकार कर रहे हैं? वो कहते हैं कि हमें उन 5 बंदों की फिक्र है जो आपके बाहर खड़े होकर नारे मारते हैं कि तुम गैर जमहूरी हो, तुम रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। अब देखो उस शख्स के बारे में सोचो जिसने अपने लिए इस्तिस्ना भी ले लिया, जिसने अपने लिए सब कुछ लिखवा के रख लिया, उससे कोई सवाल नहीं होता, आपके वसाइल के ऊपर कब्जा कर चुका है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उसके अंदर खौफ और डर इतना है कि रात को भी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के सोता है और कब्र तक का इस्तिस्ना लिखवा कर रख लिया। ये तो देखिए, इसमें दो चीजें हैं जो कि हमें एक तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और फौज ने
अलल ऐलान ये कहा हुआ था कि जी हमें ये बंदा चाहिए और हम इसको यहाँ से लेके जाएंगे और हमने इसको यहाँ नहीं छोड़ना है। वो जो नकवी साहब तो आए थे और आके धमकियां दे के गए थे कि जी अब आप यहाँ से चलने की तैयारी करें और ये करें और वो करें। और ओपनली मतलब पहले भी उनके ऊपर अटैक हुआ था, शायद एसिड का अटैक हुआ था। बिल्कुल। और उन्होंने सारी रिपोर्टें वगैरह भी की थी, वही वाज अंडर, उसमें भी थे, नजरों में भी थे वहां के पुलिस और सिक्योरिटी के कि जी इनके ऊपर अटैक हो सकता है। और अब ये उन्होंने घर भी चेंज किया, बल्कि और फिर जाहिर है किसी ने उनके घर की पता वता बताया होगा। और अगर वो वीडियो बना के ले गए हैं जो साहब अटैक करने आए थे, तो उनके पास इतना टाइम था कि उन्होंने मार पीट के फिर वीडियो भी बनाई और फिर वो भागे। हम्म। तो वो तो पूरा ऑर्गेनाइज एक बड़ा चैलेंज है ये यूके अथॉरिटीज के लिए कि जी वो इसको ब्रेक करें कि जी कौन था। अब बंदा पकड़ा जाए, मुझे नहीं लगता, 80% चांस तो है कि जी पहुंचेगा ही नहीं वो कि कौन था और कहाँ से आया कहाँ गया। हम्म। सर ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी इस तरह की चीजें होना स्टार्ट हो गई हैं अब। अब देखे ना उनकी हिम्मत और उनकी जुर्रत ये है कि जी ये काम तो पहले भी होते थे। देखिए यहाँ पे अमेरिका में आप मर्सनरी किलर्स जो है ना वो बेशुमार मिलते हैं। रेंट किलर, आप पैसों की बात है, आप उनको बताएं यहाँ पे बहुत सारी बेशुमार फिल्में भी बनी है, बेशुमार। ये तो अ, यहाँ का एक फोल्क वो है कि जी लोगों को लोग मरवाते किस तरह, माफिया और गॉडफादर और ये सारा कुछ यही है। तो ये वहां भी है। और किसी ने मतलब मगर होता ये तब है जब बहुत बड़े स्केल पे बहुत सॉलिड पीछे लोग खड़े हों और बड़ी गारंटी सॉलिड हो कि जी पकड़ा नहीं जाएगा और कोई बताएगा नहीं और मारा नहीं जाएगा और पैसे वैसे सब इकट्ठे, उनके भागने वागने का, मुल्क से भागने का इंतजाम होता है, टिकट तैयार होते हैं, जहाज तैयार होते हैं, ये सारा कुछ होता है, तब ये होता है काम। और ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं होता, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। हम्म। तो वो हुआ होगा। अब उसको कितना ये यूके कि पुलिस वगैरह जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, आई डोंट नो। ये पुलिस की। मैसेज तो जी जी। मैसेज तो सबके लिए है, लेकिन मैसेज का ये मतलब नहीं है कि जी कोई डर जाए। ये करते हैं ये लोग। अब एक बात तो इसमें बड़ी क्लियर मुझे नजर आ रही है कि जी इस अटैक के बाद अब इनका जो पाकिस्तान जाने का जो प्रोग्राम था ना, जो ले जाने का प्रोग्राम था, वो तो खत्म हो गया। अब ये पाकिस्तान तो नहीं जाता, ना कोई इनको पाकिस्तान भेजेगा। हम्म। अगर अगर यूके ने कोई थोड़ी सी गड़बड़ भी की या थोड़ा सा ये इंडिकेट भी किया कि जी वो वहां से हम कुछ दे देंगे या भेज देंगे, वो कोई ना कोई दूसरा कंट्री कहेगा आप इधर आ जाएं, यहाँ करें। और वो तो ऐसे ही होगा। वो पाकिस्तान जाना तो उनका नहीं होगा। अब ये कि क्या ये अंदर की आपस की लड़ाई है इनकी एजेंसीज की और उनकी, जिसकी वजह से ये हुआ, किसी ने तो ये पूरा प्रोग्राम इनका ऑर्डर किया होगा ना। हम्म। और जिसने किया है अब उस तक पहुंचना जो है वो सर देखिए। मेरे ख्याल में वो जो एक्स्ट्रा एडिशन की जो बात कर रहे हैं ना आप, वो पहले भी कभी नहीं होनी थी, क्योंकि नहीं होने का हाँ बिल्कुल सही है, नहीं मुश्किल था, बहुत मुश्किल था वो, हाँ सही बात ये नहीं कि, लेकिन अब ऑब्वियसली ये चीज़ और ज़्यादा हाईलाइट हो गई है। मेरे ख्याल में उनको पता था कि वो एक्स्ट्रा डाइट नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ही ये उन्होंने अटैक किया है। है। एक तो ये भी है, मुझे बल्कि एक जगह मैं ये सुन रहा था बात कि उन्होंने कहा कि जी ये भी हो सकता है कि जी एक्सट्राइट करने वालों ने कहा हो कि जी आप यहीं इनके साथ डील करें। और दूसरा एंगल उन्होंने ये कहा कि जी इनके साथ ये कुछ ऐसा एक्शन करो कि ये एक्सट्राइट ना ही हो सके, क्योंकि इसके बाद तो फिर एक्सट्राइट होना बहुत ही मुश्किल है। अब ये कि उन्होंने अगर वाकई मारना होता या उनको जान लेनी होती तो वो तो फिर भाई जब मुक्का मार सकते हैं तो गोली भी चला सकता है वो बंदे के पास। तो फिर यानी ये उनके ऑर्डर नहीं होंगे कि जी आपने उनको मारना है। सर मेरे ख्याल में गोली चलाना इतना आसान नहीं है वहां पर। देखिए नहीं है, मगर जब वो जिस तरीके से वो बंदा आके मार के गया है, तो वहां गोली चलाना उसके लिए क्या मुश्किल था, वो गोली भी चला के चले जाता। तो फिर हम्म। क्या करते आप? तो वो हो सकता था, लेकिन वो ऑर्डर में नहीं होगा उनके, तो ठीक है। हम्म। मैसेज उन्होंने देना होगा कि जी सिर्फ आपने जख्मी करना है और अटैक करना है बस। बहरहाल शहजाद अकबर साहब का जो व्लॉग होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना इंटरनल खबरें होती हैं मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली वो बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट में रहे हैं, तो वो उनके बिल्कुल। अंदर अभी तक लिंक्स वगैरह होंगे जिसकी वजह से वो जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें देते होते थे। इस वजह से उनको तकलीफ भी हो रही थी। आपको याद होगा कि DGI SPR ने भी कहा था
जब ये बिल्कुल। इन्होंने तो लास्ट। मुझे शक्ल नहीं दिखाई इनकी हम। हाँ हाँ, अच्छा, ये बिल्कुल। कल एक इनका व्लॉग भी आया था, ये जो लिबिया में गए हुए थे ना, उसके हवाले जी से। जी। ये देखा है आपने? मैंने देखा था कि जी वो बात कर रहे थे कि जी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। रॉयटर्स अखबार है, उसने एक बहुत बड़ी खबर की है। ये खबर वैसे पहले खुद भी फैलाई गई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, फिगर पहले ज़्यादा दिया गया, हम तक तो ये फिगर पहुंचा था $6 अरब का, कि जनाब पाकिस्तान और लिबिया के माबैन एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके मुताबिक पाकिस्तान लिबिया को दिफाई साजो सामान बेचेगा, जिसमें JF-17 थंडर भी शामिल है और दीगर गोला बारूद भी शामिल होगा। अच्छा, अब इसमें जो खबर रॉयटर्स ने छापी है उसने फिगर $4 अरब की छापी है, लेकिन हुकूमती हल्के और जराए जो है वो बार बार ये पुश कर रहे थे कि जनाब ये $6 अरब है। यहाँ सॉरी, हुकूमती से मेरी मुराद फौजी हल्के हैं और ये फैसल नसीर वाले हल्के हैं। लिबिया वाला ऑपरेशन जो था वो ऑल एंड ऑल फैसल नसीर ऑपरेशन था फौज की जानिब से, और फील्ड मार्शल को कन्विंस करने में फैसल नसीर गैंग जो था वो इसमें शामिल हाल था। कैसे लिबिया वाली डील के अंदर हम आपको कल भी तस्वीर दिखा चुके हैं, आज आपको दोबारा दिखा रहे हैं। इस कैरेक्टर को मत भूलिएगा, लिबिया की जो ये आर्म्स डील है इसके पीछे ये यूएई का कैरेक्टर है। ये शख्स जो है वो बदनाम ज़बाना लिबिया से, सॉरी नॉर्वे से भी एक वांटेड, इंटरनेशनली वांटेड शख्स है। बड़े लंबे मसाइल हैं इसके, और अगर आप थोड़ी सी इनके ऊपर भी रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी खबरें ऐसी मिलेंगी जहां पर अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में बड़े बड़े इन्होंने जनाब घपले किए हैं, और उस घपले में लोग जो है इनके खिलाफ बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। अब ऐसे एक कैरेक्टर का हमारे फौजी टॉप ब्रास के साथ हैंग आउट करना, इस डील की साइनिंग के वक्त वहां मौजूद होना, ये इंडिकेशन देता है कि इस डील के पीछे जो डिफेंस इंडेंटिंग का काम होता है, यानी कि जो बीच में लेन देन का काम होता है, वहां पर किस किस्म के और किस कमाश के लोग मुलविस हैं। और ये चीज फिर आपको बता सकती है कि आने वाले दिनों में एक आध बंदे के पास तो सस्ना हो सकता है, क्या बाकियों के पास ऐसा सस्ना होगा? क्योंकि आने वाले दिनों में ये चीजें तो कोर्ट मार्शल की हद तक भी जा सकती हैं, क्योंकि अब तो ये रवायत खुद डाल दी गई है कि फौजी जर्नलों का भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। और ऑफकोर्स इस तरह की जो डिफेंस डील्स हैं उसके अंदर देखना पड़ेगा कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। जो ये हमारे अमार सोलंकी साहब हैं, सॉरी आई मीन फैसल नसीर साहब हैं, ये जब दुबई जाते हैं तो इतलात ये हैं कि ये भी इन्हीं के जो मैदान के अंदर इनका एक बहुत बड़ा पैलेस है, वहीं पर शायद उनका क्याम होता है, और जो मिडिल ईस्ट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं उसके अंदर भी इनका नाम लिया जाता है। ये अभी कंफर्मेशन जो है आने वाले वक्तों में होंगी कि किसने कितना खाया और कितना नहीं खाया, और कितना नहाया और कितना नहीं नहाया। लेकिन लिबिया की ये डील इस वक्त जो बड़े पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पर पेश की जा रही है, मुझे लगता यह है कि आने वाले वक्तों में ये एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है इस वक्त के पूरे सिस्टम के लिए। लेकिन एक तरफ तो ये इशूज़ हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिकली और टेक्निकली इस डील का पाया तकमील तक पहुंचना जो है वो खासा नजर आता है, क्योंकि इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है, जैसे हमने आपको कहा, वो लीबिया का, सॉरी जो सैंक्शंस हैं यूएन की, वो है। टोटल अगर आप मुझसे पूछेंगे लिबिया वाली डील का हासिल वसूल क्या है, तो उसका हासिल वसूल ये है कि फैसल नसीर जो है वो मजीद कुर्बत हासिल कर पा रहा है फील्ड मार्शल के साथ, और उसकी दौड़ टुवर्ड्स DGISI जो है वो मजीद बेहतर हो गई है। सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये, ऑब्वियसली जो फैसल नसीर की ये बात कर रहे हैं, फैसल नसीर लिबिया गया हुआ था साथ, और उसको पहली दफ़ा जो है उसको पब्लिक के सामने भी पेश देखा। किया गया, उसकी तस्वीरें वगैरह। अच्छा, हम्म। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस साइड को लिबिया में यूनाइटेड नेशंस सपोर्ट कर रही है, वो साइड नहीं थी जिसके साथ ये डील करके आए हैं। तो रेबल्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनका तो बल्कि वो जो चीफ आर्मी चीफ जिसकी डेथ हुई है, वो जो जहाज गिरने से मारा गया है, वो असली वालों का जो रिकॉग्नाइज है उनका हुआ है। ये उनका हुआ है ये। तो ये बड़ी एक जी। अजीब सी सिचुएशन है वैसे। मुझे किसी ने ये कहा था कि ये वही बंदा है जिसने ये इमरान खान का जो तोशाखाना का केस है, घड़ी का, उसने घड़ी भी जो फिर ला के दी थी, मैंने खरीदी है और दिखाई थी, और वो सारा बीच में और भी बहुत सारे चक्कर हैं उनके। खैर छोड़े, उनको आप अलग ही रखें, तो ठीक है जो भी था। ओके। ओके मगर सर, ये कि जी जी। ये जो इन्होंने अ, जो इंफॉर्मेशन जो इन्होंने रिवील की है ना, ये इंफॉर्मेशन जाहिर है किसी न किसी को या तो बहुत हिट किया जाके डायरेक्ट, या वो इतने गुस्से में आए कि जी ये सब कौन करवा रहा है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन अगर एजेंसी जो आपकी है, जो आपकी ISI है, जो भी हैंडल कर रही है ये सारी चीजें, उनमें अगर ग्रुप्स हो ना आपस में मुखालफत हो, तो फिर ये इंफॉर्मेशन लीक होती है बाहर। हम्म। और ये एक ग्रुप देता है या दूसरा ग्रुप देता है, तो ये अब इन्होंने जो जो बातें बता दी हैं, अगर दूसरे ग्रुप को अच्छी नहीं लगी तो फिर वो जो भी आए उनको समझ में आती है वो करते हैं, ये उनका भी काम हो सकता है। अच्छा सर, ये जो एजेंसीज की जो आप बात कर रहे हैं ना, दो ग्रुप्स की, ये डेफिनेटली आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले शहबाज गिल साहब ने भी एक स्कैंडल उठाया था, जी जी बिल्कुल जिसके बाद बिल्कुल। उनको बंदा छोड़ना पड़ गया था। जी हाँ, ऐसे ही होता है। और मेरे साथ तो जाती तौर पे ये हो चुका है ना ये। 1-2 मिनट अगर आप दें तो मैं वो सारा किस्सा 1-2 मिनट का ही है वो। मैंने जो 2002 में मैंने जो इस्तीफा दिया था एडिटर न्यूज, वो इसीलिए दिया था कि एक कामरान खान साहब ने स्टोरी फाइल कर दी थी। वो हमारे उस वक्त बड़े डिफेंस के वो रिपोर्टर थे, सारी ये सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह से वो खबरें ला के देते थे, और उनकी खबरें कोई रोकता नहीं था,
क्योंकि वो ऑर्डर से मीर शकील रहमान के इनके बड़े पक्के सोर्सेज हैं और ये सब छपेंगी, तो वो छपती थी उनकी। तो वो खबरें दे रहे थे, डैनियल पर्ल का एक मर्डर हो गया था, उसकी खबरें दे रहे थे, इंटेरोगेशन होती थी सुबह को, और वो रात को कामरान खान साहब पूरी स्टोरी देते थे कि आज इंटेरोगेशन में क्या हुआ। यार कभी आपने ऐसी इंटेरोगेशन देखी है कि जो इंटेरोगेशन दिन में हो और शाम को रिपोर्टर के पास पूरी खबर हो? मगर वो रोज देते थे। तो 2 दिन उन्होंने दी, तीसरे दिन वो एजेंसी वाले आ गए कि जी आप ये रोक दें। तो 2 दिन तक तो वो छप गई। तीसरे दिन हम लोग रोक नहीं सके क्योंकि वो बहुत लेट आए थे, तो वो हमारे यहाँ छप गई। झगड़ा इतना सख्त हुआ कि 14 दिन तक उन्होंने सारे जंग ग्रुप के बेल, पैसे, ये वो इश्तिहार उश्तिहार सब बंद कर दिए, और मेरा कहा गया कि जी आप इन्होंने छापी है, इनको आप माफी मांगने भेजें। खैर वो लड़ाई मड़ाई मेरी हुई, मैं तो नहीं आता, मैंने इस्तीफा ही दे दिया, जान ही छुड़ाई, निकल गया मैं वहां से। मैंने कहा ये आपस में जो इनके ग्रुप जब लड़ाई होती है ना, तो ये सारी चीजें फिर इसी तरह निकलती हैं, और यही होता है। सर आगे चलते हैं। जो पीआईए का कल आपको पता है कि स्कैंडल आया है 24 घंटे सबर नहीं हो सका, बिल्कुल ये तो सही सर, है। वो तो एक इतना बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है। यानी कि अब आप अंदाज़ा करें कि आज जो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रही थी कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का पीआईए में हिस्सादार बनने का ऐलान एक दिन के बाद ही। फर्टिलाइजर ये क्या वो भेजेंगे, क्या पौधे वौधे लगाएंगे जहाजों में, क्या करेंगे सर वो फर्टिलाइजर तो का बस नाम काम? के हैं ना। अब आप अंदाज़ा करें ना कि मैं अभी आपसे, मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि 30-40 करोड़ के तो घर हैं F7 में उधर इस्लामाबाद जी में। जी जी जी। इन्होंने पूरे का पूरा इदारा जो है वो 10 अरब रुपए का बेच दिया है। यानी कि आप इनकी सिर्फ अगर वो एक जर्नलिस्ट है वो लिख रहे थे, वो कहते हैं कि भाई ये जो इनका जो स्क्रैप में सेल करे ना जहाज को, जी जी, वो जहाजों को, भाई जहाज, एक जहाज भी अगर आपका ठीक हो तो वो इतने का है भाई, ये तो क्या बात कर रहे हैं। इसके हवाले से यानी मुझे एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप नजर आया था, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जरा। ये पूरी जो है ना कहानी बयान कर देता है, मैं फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो आपको नहीं लगता ये ईमानदारी से हुआ है? कोई ईमानदारी इसमें सर शामिल नहीं है। इसमें तो फराड, इसमें स्कैम, इसमें मैं सख्त लफ्ज करूंगा नौसरबाजी। अच्छा यस, अच्छा, इसमें इसकी देखें, बिड में फ्रॉड और नौसरबाजी हुई है, लाइव दिखा के भी। देखें ये मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने जो इसको वैल्यूएट किया है, इसने इनको जो 200 अरब रुपया खर्च करके इसको जो वैल्यूएट कराया है 180 अरब रुपया। अच्छा, एवेल्युएट करने पर 200 अरब लगे हैं जी जी, देखे ना, और रेट 180 अरब लगा है। 180 नहीं, 2 अरब लगे हैं। 2 अरब, हाँ, 200 लगे हैं। 2 अरब, हाँ लेकिन 180 अरब देखें, 100 जो इसकी जो प्रॉपर्टीज जो इसको अटैच करके दी गई हैं अलवी साहब, उसमें 8 बड़े बड़े ऑफिसेस हैं पीआईए के। अच्छा, जिसमें पेशावर का 18 एकड़ का ऑफिस है, और माल रोड पे पेशावर माल रोड पे 18 एकड़ का बिल्डिंग जो कितने अरब की होगी वो जगह? मैं कहता हूँ कमो पेश 15 से 20 अरब की वो जगह है। ओके, रावलपिंडी बुकिंग ऑफिस जो जीटी रोड माल रोड के ऊपर है, ये भी माल रोड पे बिल्कुल सदर के साथ आगे। ये भी 10 से 15 अरब की प्रॉपर्टी है। ठीक है, बिलू एरिया की मेन ऑफिस कमर्शियल में 6 स्टोरी बनी हुई है जो है ना, ये भी 15-20 अरब की। ये जो टोटल कराची मिलाए, गिलगित मिलाए, जितनी जो इसको 8 प्रॉपर्टी अटैच है ना इसके साथ, ये 60 अरब रुपए की है। नहीं तो ये विद होल्डिंग कंपनी के पास नहीं जानी नो थी? नो नो, पहले तो उन्होंने ये कहा था। ये आरिफ हबीब के हैं, होल्डिंग के पास 2 प्रॉपर्टीज है मेन, वो जो स्क्राइब होटल और अपना रूजवेल्ट। अच्छा, ठीक है सरकार, बाकी कोई नहीं। ये 70-80 अरब रुपए की ये प्रॉपर्टी है जो मोहतरम आरिफ हबीब साहब को चली जाएगी। ठीक है सरकार। उसके बाद पीआईए के जो प्राइवेट फंड है उसके जो अकाउंट में पड़ा हुआ है वो 27 अरब रुपया है। 27 अरब रुपए वो जनाब अपना आरिफ हबीब साहब को शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन वो तो वर्कर्स को देने होंगे ना, अभी तो उसको मिल गए ना, अभी तो उसको मिल गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो रूट की सलाट है, ये कौम सुन ले, आज की तारीख में अलवी साहब अगर आप नई एयरलाइन खड़ी करना चाहें और आप कहें कि जी 64 जो रूट हैं जो आपको लैंडिंग राइट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, ये रूट्स अगर आप खरीदें तो कम पेश आपको 400 अरब रुपया खर्च करना पड़ेगा ये रूट लेने के लिए। 400 अरब सिर्फ रूट्स के लिए। ये चले गए एसेट्स नहीं, जहाज नहीं। 6 अरब की तो मैंने आपको प्रॉपर्टी गिनवा दी। ठीक है, मैंने टिप्स पे गिनवाई आप। ठीक है। अब आते हैं एयरक्राफ्ट की तरफ। 30 हमारे पास 32 एयरक्राफ्ट है। ठीक है, जिसमें 777 है, जिसमें एयर बसेस है। ठीक है ना। ठीक है। उसकी एक जो एयर बस की जो कीमत है वो 25 अरब से शुरू होकर 30 अरब तक जाती है। नया तो महंगा है, जो कुछ जिस कंडीशन में आज मौजूद है,
ये 1200-1400 अरब का जो एसेट्स आया। नहीं, लेकिन कह रहे हैं बहुत सारे जहाज आपके खराब है, सर, वैसे ठीक होने वाले सर, हैं, चल ही नहीं रहे, जो अपडेटेड चल ही तो नहीं। रहे ना, हाँ। जो 18 चल रहे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। ओके, ठीक मैं 30 की बात नहीं कर रहा। ठीक हो गया। तो ये जो 1200 अरब रुपए का एसेट्स था, इसको आपने वैल्यूएट किया है 180 अरब। अच्छा, उसके बाद जो आरिफ हबीब को आपको दिया है, तो आपको पता है कि आरिफ हबीब ने 135 अरब का आवाज तो लगा ली। जी जी। अब आपको पता है कि वो कैसे, कहाँ, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कितने जाएंगे? 7%। 10 अरब रुपया। सिर्फ 10 अरब रुपए। 10 अरब रुपए में आपने टोटल 75% जो पीआईए के शेयर्स थे वो आपने आरिफ हबीब साहब की झोली में डाल दिए। ठीक है, ठीक है सरकार, बिल्कुल सही। आप पीछे जो 125 अरब रुपया बच गया उसकी बोली का, आपने उसको कहा कि 1 साल के अंदर आपने ये री इन्वेस्ट करना है उसके अंदर, अपने ही कारोबार में। अपने अब ही, उसने पीआईए में नहीं, हुकूमत पाकिस्तान में नहीं, अपनी उस एयरलाइन में जिसका वो मालिक है उसको चलाने के लिए ऑपरेशन अब मुझे बताएं, क्या सहूलत। सर इसकी कोई एग्जांपल मिलती है, कितनी बड़ी रॉबरी हुई है ये? सर ये रॉबरी नहीं हुई, ये मिली भगत हुई है। बल्कि मैं कहीं सुन रहा था, आरिफ हबीब साहब ने कहीं कहा है कि जी मुझे तो बहुत अरसा पहले फील्ड मार्शल साहब ने मिले थे प्राइवेटली, तो कह दिया था कि जी पीआईए आपको मिलेगी, आप तैयार हो जाएं लेने के लिए। ये बातें भी हो चुकी हैं और पब्लिक रिकॉर्ड में है ये। अच्छा, ये तो इन्होंने कागजी हेर फेर किया है, इधर से इतने अरब उतने ऊपर, कोई पैसा बाहर से टका लाल नहीं आया, कोई बंदा बाहर से टका लेके नहीं आया कोई करने के लिए, अंदर के अपने ही लोग हैं। फौज के ऊपर, पीआईए पे फौज की नजर जो है ना, ये बहुत पुरानी है। मैं आपको इसका एक छोटा सा एक एस्पेक्ट बता देता हूँ। ये तो फाइनेंशियल तो आपको बता दिया इन्होंने। पाकिस्तान की फोर्सेस जो है ना, वो पीआईए को हमेशा मुखालिफत करती थी कि जी ये प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट, सारे डिफेंस की जो परचेजेस हैं, सीक्रेट परचेजेस हैं, न्यूक्लियर परचेजेस हैं, इधर से उधर हैं, वो सारी इनके थ्रू आती जाती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये कभी भी इन्होंने ये नहीं होने दिया कि जी किसी फॉरेनर को पीआईए को फॉरेनर को दे दिया जाए, क्योंकि ये वो उन्होंने कहा कि फिर तो हमारा सारा सिक्योरिटी का ये मसला खराब हो जाएगा। तो वो सिक्योरिटी तो उनकी अब रहेगी। अब मैनेजमेंट भी वो घुस गए। मैं आपको एक बहुत लाइटर नोट में बता देता हूँ। ये सालों से मेरी एक जानने वाली थी जो जो पीआईए हॉस्टल जो है, एयर होस्टेस का हॉस्टल है, उसकी मेट्रन थी। कोई वो कई साल में मेट्रन रही। तो वो मैं जब कराची में था तो मैं उनसे पूछा था क्या हाल है। कहती है भाई, जितनी गाड़ियां फौजियों की मेरे हॉस्टल के बाहर रात को खड़ी होती है ना, आप यकीन नहीं कर सकते। हर एक आदमी अपनी अपनी पसंद की एयर होस्टेस लेने के लिए आता है, और मैं रोक रोक के मर गई हूं, मुझसे नहीं होता ये काम। अब तो खुला खाता हो गया जी। अब तो हर एक का पूरा हॉस्टल जो है वो इनके पास है, एयर होस्टेस भी उनके पास है उनके। अब यानी ये इनका पूरा बहुत पुराना एक ख्वाब जो है ना, वो पूरा हो गया है। और अब ये जितने बुड्ढे बुड्ढे जो हो गए ना, ये तो मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जो जनरल्स अब बूढ़े हो गए वो भी अब हैरान परेशान होंगे कि यार देखे हमारे वक्त में तो ये नहीं हुआ, इन्होंने ये काम कर लिया, ये पीआईए पे कंट्रोल भी कर लिया, और सारा जो अब रात की अय्याशियों का मामला है ना, वो भी अब इनके लिए खुल गया। भाई ये अभी तो पीआईए के साथ हुआ है, अभी दूसरा, अब आप तैयार हो जाए स्टील मिल के लिए, उसकी भी अभी कहानियां बहुत आएंगी। और वो 25,000 एकड़ जमीन का मसला है, वो भी अब उसके लिए भी तैयार हो जाए। तो ये सब लूट मार का काम है। ये बैठे हैं जब तक तो यही करेंगे, जब ये हटेंगे तो पता नहीं फिर क्या होगा, अल्लाह खैर करे। सर ये तो बिल्कुल ही चकला बना दिया है मुल्क को इन्होंने। यानी कि ये अभी तो आप इसको सोचे कितने दिन में ये खबरें निकलती हैं, आप देखिएगा फिर। सर लेकिन ये तो अब लोगों के पास क्या चॉइस रहेगी अब लोगों को, यानी कि ये तो बिल्कुल। लोगों की क्या करें, लोग इनकी जो जबरदस्ती और धौंस और दांडी डंडा और बंदूक जो लेके चल पड़े हैं, लोगों को गोलियां मार रहे हैं यार। अब लोग बेचारे क्या करें। ये तो कब्जा करना को बहुत छोटी बात है, कागजों में हेरा फेरी कर ली, चलो हो गया। हम्म। ये तो कोई बात ही नहीं थी इनके लिए। ये तो गोली मारने को तैयार है। अब जब तक गोली का जवाब
बंदूक से, गोली से, तोप से नहीं आएगा, तो उस वक्त मैं फिर तो मैं ये वही चले। बात कर रहा हूँ ना, लोगों के पास क्या चॉइस छोड़ दी है। पहले लोगों ने अगर एक लड़ना है आपने आइन कानून के साथ, आप उसमें जो आपको एक दिए गए वाइन हैं, कानून तो कोई है नहीं तो लड़ने के अब लिए, क्या तो आप आपने यानी कि अब ये लोगों के हथियार उठाने के ऊपर मजबूर कर रहे हैं ना, जब आपने इंसाफ भी खत्म कर दी है। ये ना हो कि कहीं लोग इतनी नफरत में आ जाए कि जी पीआईए के जहाजों को ही कोई गोलियां मारना शुरू कर दे। दुआ करें कि ऐसा ना हो। सर वो आज आपको मैंने आपको आज से कुछ दिन पहले एक कहानी सुनाई थी कि एबटाबाद में मेरे जानने वाले हैं, उनके कोई नेबर में एक बंदा रहता था। उसने अपने बच्चों को जहर दिया, अपनी बीवी को जी जहर जी जी, दिया बताया और था। ख़ुद को जहर दिया। उसकी बीवी सरवाइव कर गई है और ख़ुद अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। आज हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं नून लीग की, उनका बयान आया है कि भाई अगर आपको इस तरह माली मुश्किलात जब आती हैं ना, तो नफ्सियात अपनी नफ्सियाती कोई साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं जाके अपने आप को। ये उन्होंने बयान दिया है, उसके ऊपर आप अंदाज़ा करें। पता नहीं कौन कौन से लोगों को बिठाया हुआ है यार, क्या क्या बयान देती यानी है। कि अब मुल्क की जो है ना सिचुएशन यहाँ तक पहुंच चुकी है अब। लोग खुदकुशियों पे, अपने बच्चों को मारने पे मजबूर हो रहे हैं, और आप कह रही हैं कि नफ्सियाती डॉक्टर भेज दें। आप उनको नफ्सियाती डॉक्टर भाई, आप तो गवर्नमेंट में। सर आगे चलते हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है मौलवियों ने, आपकी कोई नज़र से गुजरी है इनकी? ये तो मौलवियों के, देखिए मैं सोच रहा था कि जो इन्होंने ये जो टॉक शुरू किए, ये भी एक बहुत बड़ा होक्स है। ये जो मुज़ाकरात की बात शुरू की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े आंखें नीचे कर करके जो उन्होंने कल ऑफर की थी कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, वो उन्होंने मान लिया कि ये आ जाए करें। अब किस बात पे करेंगे, मुझे तो ये बात नहीं हो रही कि शुरू कहाँ से करेंगे। अच्छा, वो अचकजई कहते ने हैं एक्सेप्ट कर लिया, आपको पता चला है? एक्सेप्ट कर लिया ना, तो कहाँ से हम्म। शुरू करेंगे बातचीत, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। हम्म। आप अम, कहते हैं कि जी हम इलेक्शन को कैंसिल करें या नया इलेक्शन कराएं, वो तो करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं इन सब लोगों को छोड़ दें, वो कहते हैं नहीं वो माफी मांगे। तो फिर शुरू कहाँ से करेंगे बातचीत, या ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आप ये कर रहे हैं, क्या मतलब है। हम्म। सर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना, इनका कोट नज़र आया था। खालिद अनम साहब जो है ना, ये मेरे ख्याल में ड्रामों में अदाकारी करते हैं। कहते हैं जिस नशई को कहते थे वो जेल में वर्जिश कर रहा है, जिसको नशई कहते थे वो जेल में वर्जिश कर रहा है, बाकी असल नशई घर का सामान बेच रहे हैं, एयरपोर्ट, बिजली, वो मोटरवे ये सही, ये तो खैर अब लोगों की बातें आप लोग छाप देते हैं, इसीलिए आप पे मुसीबत भी आई हुई है। मोहसिन बेग साहब ने जो है सारा का सारा जो इल्ज़ाम है ना वो डाल दिया है वजीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब के ऊपर। कहते हैं इसको फांसी लगानी चाहिए, ये नाकाम वजीर ख़जाना है, ये आपकी लेके इज्जत जो की। आया था उसको भी फांसी लगाए ना फिर। बस सर ये अब ये उन्हीं के सब बड़े आपको याद होगा कि इनकी बड़ी ज़बरदस्त तस्वीरें आई थी जी हाँ, आसिम मुनीर के साथ जब नए नए आए जी थे। जी। तो तो लेके उनको ये आए थे, फांसी लगानी है तो उनको भी तो पकड़े कि भाई हम, आप क्यों लेके आए थे इनको। बस सर स्केप गोट ढूंढ रहे हैं ना ये। हाँ, वो ऐसे ही करते हैं साले, जो अपने गले से उतार के और किसी और के गले में डालना है बस। सर एमएफ साहब कहते हैं, एमएफ आपको पता चला इनका नया निकनेम पड़ा है एमएफ मैंने साहब सुना है का? नाम, लेकिन ये कि उसका मुझे मतलब नहीं पता एमएफ का क्या मतलब है, मुझे लेकिन भी नहीं नाम तो पता उनका लेकिन लेकिन सब लोग इनको कहते हैं कि मुनीफ फारूक, सर उसका मतलब हाँ भी जी, मुनीफ फारूक, ठीक है मुनीफ सर। फारूक या मतलब वो तो पहले भी था ना, पहले उनको एमएफ साहब नहीं कहते थे लोग। नहीं, पहले एमएफ साहब नहीं कहते थे, अब हम एमएफ साहब कहना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, चलो। मुनीब एमएफ। चले खैर। एनीवेज वो कहते हैं जनरल फैसल नसीर डीजीसी और आर्मी चीफ के फेवरेट अफसर हैं। अगर आर्मी चीफ ने इन्हें डीजीआईएसआई बनाना होगा तो वो बन जाएंगे। फौज के अंदर कोई लड़ाई नहीं है, बेहतरीन काम चल रहा है। अब जाहिर है कि जिन लोगों की ठुकाई हुई है इनको अपने दुख हैं कि किसी तरह हमारा स्कोर सेटल हो जाए, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बेसिकली ये बात कर रहे हैं शहबाज गिल साहब की। जी 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 जी, आज तो शहबाज गिल के साहब के साथ शहजाद अकबर साहब भी शामिल हो गए। लेकिन शहबाज गिल की इसने फैसल नसीर ने की थी। हाँ जी। हाँ। इनकी शक्ल देख के ही ये जो नसीर साहब की तस्वीर जो आ गई है ना, ये बड़ा अच्छा हुआ है कि जी सारे लोगों को इनकी शक्ल देख के ही पता लग जाता है कि जी ये किस किस्म के होंगे और इनकी क्या हरकत होंगे, हरकत और सकरात सब इनकी नजर आ जाती है। सर कितनी नहुसत बरस रही है इस बंदे की शख्स के अब ऊपर। आप ये डिटेल अब आप बताएं। अस्तगफिरुल्लाह, आपकी बात दुरुस्त है। यानी कि कई लोगों का जो है ना हरकत बिल्कुल आपके चेहरे के ऊपर आया होती हैं, जिस किस्म के आप बिल्कुल इंसान नजर आ होते हैं। जाता है। उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बहुत अरसे बाद स्टेटमेंट दी है। कहते हैं अगर अपना मुस्तकबिल बनाना है तो पाकिस्तान को अलविदा कह दें, किसी अरे खाम ख्याली में ना रहें। यहाँ कुछ नहीं रखा है, यहाँ रहोगे तो या कत्ल हो जाओगे या खुदकुशी कर लोगे। आपको याद होगा
कि इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ये फौजी जो है ना, खाना काबा की छत के ऊपर खड़े होकर भी माफी मांगे ना लोग, फिर भी इनको माफ नहीं करेंगे। उसके बाद फिर ये इनको आजकल बेचारों खुद है कहाँ, ये खुद है कहाँ आजकल? उस इनको तौहीन के इल्जाम में उठा लिया गया था। इवन दो के इन बेचारों ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की थी कि जी इमरान खान को बुरा भला कह रहे थे, पीटीआई को बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि जब ये उठाए गए थे अपनी इनिशियल स्टेटमेंट के बाद। अब उसके बाद ये आखिरकार इनको छोड़ दिया गया है तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले। पाकिस्तान में ही है अभी? अब ये पाकिस्तान में ही है फिलहाल। तो लोगों तो कह रहे हैं कि भाग जाओ, तो खुद क्या करेंगे? हाँ, कह रहे हैं यहाँ रहोगे तो या तो कत्ल हो जाओगे या खुदकुशी कर लोगे। तो ये क्या करेंगे, ये बताया इन्होंने? सर अब ये अभी तक तो नहीं बताया है उन्होंने। उसके बाद चलो सर भाई। आसमा शहराजी साहिबा जो आपकी फेवरेट एंकर हैं। आजादी इजहार को सबसे बड़ा खतरा सोशल मीडिया और समाजी फस्तायत है। वाह! हाँ सर वो इसका मतलब मैं उनसे फोन करके पूछूंगा, बीबी जरा मुझे समझाएं ये समाजी फस्तायत क्या होती है। सर वो सोशल मीडिया जो है ना, मैं कल अपने व्लॉग के अंदर मैंने बात की थी, मैंने कहा कि ना ये 2015 तक ना ये लोग जो हैं एंकर बन के बैठे हुए होते थे और जो मर्जी बोलते रहते होते थे, और हम जैसे लोग जो है ना उनको सुन के कुड़ते रहते होते थे कि यार ये क्या बातें करी। अब जो है, अब हमारे पास सोशल मीडिया आ गया तो हम अब इनको रगड़ते हैं, जवाब देते हैं। अब जवाब इनको दे लोगों देते ने अब इनको लोगों ने सुनना बंद कर दिया है, तो अब ये कहते हैं कि भाई अगर हमारी आवाज को कायम रखना है ना तो सोशल मीडिया को खत्म नहीं, करो। मगर चले सोशल मीडिया तो समझ आया था कि जी आप लोग हैं, समाजी फस्तायत क्या चीज है आपके ख्याल में क्या है? समाजी फस्तायत, हाँ। समाज की फस्तायत, यानी कि समाजी यानी फस्तायत मेरे ख्याल में सोशल मीडिया को ही कह रही है ना ये। नहीं, वो सोशल मीडिया तो पहले लिखा है ना उन्होंने, हाँ, और समाज इनके समाजी। ऊपर जो जुल्म ढा रहा है, समाज सोशल मीडिया वाले जो गालियां देते हैं ना उनको, उसी को चलो कह मैं रही है। उनसे पूछूंगा, आपको भी मेरा ख्याल है कोई क्लियर पता नहीं है क्या है ये। आप क्लियर कर दीजिएगा कल हमें। मैं पूछ के बताऊंगा। चले ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, शाहीन साहब, थैंक यू सर, माफ थैंक यू फॉर